रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हम भूगोल विषय में आज पढ़ेंगे वायु परिवहन। वायु परिवहन का टॉपिक को विशेष बढ़ा नहीं है हमारे सिलेबस के अनुसार, लेकिन फिर भी इसमें मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले वायु परिवहन क्या है, यानी वायु परिवहन का हमारे लिए क्या महत्व है। तो वायु परिवहन का हमारे लिए सबसे प्रमुख महत्व ये है कि ये परिवहन का सबसे तेज साधन है। पहली बात क्या लिखनी है, ये परिवहन का सबसे तेज साधन है। ठीक है, लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे उपयोगी है। प्राचीन समय में लंबी दूरी की यात्राएं करते कितना टाइम लगता, रास्ते में तूफान, आंधी, वर्षा आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता, चोर डाकू लुटेरों का भी भय होता। लेकिन वायु परिवहन की शुरुआत के साथ आज लंबी दूरी की यात्राएं हमारे लिए आसान हो गई। यानी विश्व के किसी भी कोने में हम 35 घंटे के अंदर अंदर पहुंच सकते हैं। ये किसके द्वारा संभव हुआ है? वायु परिवहन द्वारा। यानी वायु परिवहन द्वारा हम विश्व के किसी भी भाग में 35 घंटे के अंदर अंदर पहुंच सकते हैं, चाहे किसी भी कोने में कोई भी स्थान हो। तो पहला परिवहन का सबसे तेज साधन है। दूसरी, लंबी दूरी की यात्राओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसके अलावा मूल्यवान और शीघ्र खराब होने वाली जो वस्तुएं हैं ना, मूल्यवान और शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे उपयोगी है। इसके अलावा विश्व के किसी भी भाग पर तुरंत हम पहुंच सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि विश्व का कोई भी स्थान वायु परिवहन द्वारा 35 घंटे से अधिक की दूरी पर स्थित नहीं है। ठीक है, वायु परिवहन ने संपूर्ण विश्व में एक परिवहन के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी, इसलिए इसको संपर्क क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी वायु परिवहन की वजह से संपूर्ण विश्व से हमारे क्या हो गए, संपर्क हो गए, इसलिए इसको संपर्क क्रांति कहती है। इसके अलावा सैनिक दृष्टि से भी वायु परिवहन का बड़ा महत्व है। कहीं भी किसी भी देश के साथ युद्ध हो गया, अचानक सेना को पहुंचना है, तो वायु परिवहन द्वारा उस स्थान पर पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा संसाधनों का सर्वेक्षण करना है। संसाधन सर्वेक्षण, हमें विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है, खनिज हैं, उन संसाधनों का सर्वेक्षण करना है, सर्वे करना है, तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपदा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया या अन्य कोई भी प्राकृतिक आपदा घटित हो गई, तो प्राकृतिक आपदा के समय वायु परिवहन द्वारा उस स्थान पर शीघ्र पहुंचा जा सकता है और आपदा से निपटा भी जा सकता है। इसके अलावा फसलों पर कीटनाशक छिड़काव के लिए उपयोगी है। यानी किसी विशाल क्षेत्र में फसलों पर किसी रोग का प्रकोप हो गया या जैसे टिड्डी है या अन्य, तो हम क्या कर सकते हैं, वायु परिवहन द्वारा उसके ऊपर फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थे वायु परिवहन का महत्व हमारे लिए। ठीक है, वैसे अगर बात की जाए तो वायु परिवहन की जो शुरुआत है वो 1919 में पेरिस, फ्रांस की राजधानी, पेरिस से लेकर के ब्रुसेल्स तक सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। 1919 में पेरिस से ब्रुसेल्स, पेरिस से ब्रुसेल्स के बीच। तो वायु परिवहन का महत्व मैंने आपको बताया। सबसे तेज साधन है, लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयोगी है, मूल्यवान और शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को हम शीघ्र पहुंचा सकते हैं। यानी इसके अलावा बड़े बड़े अवरोधों पर भी विजय प्राप्त, समुद्री जो अवरोध थे
यानी विभिन्न बड़े बड़े समुद्र थे उनको भी आसानी से पार किया जा सकता है, और बड़े बड़े पर्वतों को भी आसानी से पार किया जा सकता है इसके द्वारा। ठीक है, विश्व के किसी भी कोने में शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा इसने संपूर्ण विश्व में एक दूसरे को पास ला दिया है, इसलिए इसको संपर्क क्रांति के नाम से भी जानते हैं। सैनिक महत्व इसका है, संसाधनों के संरक्षण में काम में आता है, आपदा के समय हमारे लिए बहुत उपयोगी है, और फसलों पर कीटनाशक छिड़काव। तो ये थे वायु परिवहन का महत्व। ठीक है, अब वायु मार्ग जो है उनके प्रकार कि विश्व के अंदर कौन कौन से वायु मार्ग है। ठीक है, वायु मार्गों को हम मुख्य रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं। पहले है अंतर्महाद्वीपीय वायु मार्ग। नाम क्या है? अंतर्महाद्वीपीय। अंतर्महाद्वीपीय अंतर्महाद्वीपीय वायु मार्ग भी होते हैं जो एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ते हैं। जैसे कोई मार्ग न्यूयॉर्क से लंदन जा रहा है, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। इसी पेरिस से शिकागो जा रहा है, कायरा से दिल्ली जा रहा है, कोलकाता से सिडनी जा रहा है। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जोड़ने वाले जो वायु मार्ग है उनको हम क्या कहेंगे? अंतर्महाद्वीपीय वायु मार्ग। इनके उदाहरण याद रखना आप। ठीक है, इसके अलावा महाद्वीपीय वायु मार्ग है एक महाद्वीप के अंदर ही, यानी एक महाद्वीप के एक देश से दूसरे देश। जैसे न्यूयॉर्क से शिकागो, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, और शिकागो भी कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। या न्यूयॉर्क, पेरिस से रोम, पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में। यानी एक ही महाद्वीप के एक देश के क्षेत्र से दूसरे देश में, यानी एक महाद्वीप के एक देश से दूसरे देश में होने वाले जो वायु मार्ग हैं उनको हम क्या कहेंगे? महाद्वीपीय वायु मार्ग। इसके अलावा राष्ट्रीय वायु मार्ग कौन से होते हैं? एक राष्ट्र के अंदर होने वाले वायु मार्ग उनका जो परिवहन है वो, जैसे दिल्ली से जयपुर, जयपुर से कानपुर, है ना, पटना से चेन्नई। यानी भारत के ये जो विभिन्न स्थान है इनके अंदर होने वाला जो परिवहन है वो क्या कहलाया? राष्ट्रीय। उसके बाद में आता है प्रादेशिक, यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच होने वाला वायु मार्ग। ये विकसित देशों में सबसे अधिक होता है, क्योंकि जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, लोगों के पास पैसा अधिक होता है, संपन्न लोग हैं, तो वो वायु मार्गों द्वारा क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। यानी वायु मार्ग से यात्रा एक उसका प्रतिष्ठा का सूचक है। ठीक है, तो प्रादेशिक के जो वायु मार्ग हैं ये विकसित देशों तक ही सीमित, यानी विकसित देशों में अधिक होता है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में होने वाला वायु मार्ग। ठीक है, स्थानीय वायु मार्ग, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे हेलीकॉप्टरों द्वारा यात्रा करते हैं या कोई चार्टर प्लेन द्वारा यात्रा की जाती है, तो वो क्योंकि स्थानीय वायु मार्ग हो गए। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम वायु मार्गों का उपयोग करते हैं, वायु परिवहन का उपयोग करते हैं, ये बात। ठीक है, इसके अलावा सैनिक है, सैनिक दृष्टि से हम वायु मार्ग काम में लेते हैं, वायु परिवहन का उपयोग करते हैं। सैनिक दृष्टि से कूटनीतिज्ञ हैं, और राजनीतिक महत्व की जितनी भी यात्राएं हैं, यानी एक नेता दूसरे देश में या दूसरे राज्य में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? वो यात्रा करता है। तो राजनीतिक महत्व की यात्राओं में भी इनका बड़ा महत्व है। इसमें इस टॉपिक में मेन तो ये अंतर्महाद्वीपीय जो वायु मार्ग है उनके बारे में। ठीक है, अंतर्महाद्वीपीय वायु मार्ग किसे कहते हैं? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने वाला जो वायु परिवहन है वो अंतर्महाद्वीपीय वायु परिवहन कहलाता है। ठीक है, ये अंतर्महाद्वीपीय वायु मार्ग सबसे ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध। भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते आपको पता ही है कि हमारी पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो इस भाग में यानी उत्तरी गोलार्ध में वायु मार्गों की सघन पट्टी पाई जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में भी ज्यादा कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु मार्ग अधिक है। इसके पीछे कारण ये कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है वो एक तो संपन्न है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। इसके अलावा यहाँ जनसंख्या स्वाभाविक है अधिक है। विश्व में सबसे अधिक वायु मार्गों का उपयोग करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अकेला पूरे विश्व का 60% भाग वायु मार्गों का उपयोग करता है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कम की, यानी विश्व के किन भागों में वायु मार्गों का विकास कम हुआ है, उनमें है अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश।
यानी 10 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले जो देश हैं उन देशों में वायु मार्गों का विकास कम हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? एक तो विशाल भौगोलिक क्षेत्र, अशिक्षा, अविकसित हैं, संसाधनों का अभाव है, ठीक है, संपन्न। तो ये कुछ ऐसे कारण जिनके कारण से 10 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में वायु मार्गों का क्या हुआ है? कम विकास हुआ है। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, इसमें ज़्यादा बड़ा प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि वायु परिवहन का हमारे लिए क्या महत्व है, ठीक है। उसके बारे में वायु मार्ग कितने प्रकार के हैं, ये 6 प्रकार के हो गए, अंतर्महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय और सैनिक, ठीक है। उसके बाद अंतर्महाद्वीपीय वायु मार्ग सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ते हैं? उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो भी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसमें ज़्यादा इसलिए ये संपन्न है, यहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है, औद्योगिक दृष्टि से भी यहाँ संपन्न देश है, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों में सबसे कम वायु मार्ग है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, वायु मार्ग यानी वायु परिवहन, ठीक है।